ये स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लासेस से पंक्चुएशंस पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लासेस में। आज की क्लास में हमको पंक्चुएशंस के रिवीजन लेना है, जिसमें हमने पंक्चुएशंस में क्या क्या पढ़ा था और उसमें कौन से टाइप में हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े थे। तो हमको सबकी रिवीजन आज की क्लास में करना है। सबसे पहले हमने ये देखा था कि हमको पंक्चुएशन की नीड कहते हैं। जैसे कि हम अगर बोल रहे हैं, अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या फिर हम किसी से बात कर रहे हैं, तो हम लोगों के बोलने की जो टोन रहती थी या फिर हमारे जो वर्ड्स जो हम बोलने में यूज़ करते थे, सेंटेंसेस में जो वर्ड्स यूज़ करते थे, उस पे से हमको पता चल जाता था कि आगे वाला बोल जो रहा है उसकी फीलिंग्स क्या है, वो एंग्री है, हैप्पी है या सैड है, जो भी है। लेकिन अगर कहीं लिखा हो या फिर रिटर्न में किसी ने लिखा हो, तो पढ़ने वाले को कैसा समझेगा कि कहाँ पे हमको स्टॉप देना है, या फिर वो किससे रिलेटेड है, या फिर वो कौन सी फीलिंग को शेयर कर रहा है, या फिर हमको किस टोन से पढ़ना है, कहाँ पे ज़्यादा स्पीड से पढ़ना है, कहाँ पे रुक कर पढ़ना है, या फिर किस तरह के इमोशन के साथ हमको उसको पढ़ना है। इसके लिए हम लोगों को पंक्चुएशंस का यूज़ होता है राइटिंग स्किल में। तो पंक्चुएशंस क्या होते हैं? सेट ऑफ मार्क्स। इसमें डिफरेंट तरह के मार्क्स होते हैं, जैसे कि हमने इतने सारे पढ़े थे, फुल स्टॉप पढ़ा, कोटेशन मार्क पढ़ा, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जो डिफरेंट तरह के जो मार्क्स यूज होते हैं रिटर्न में, मतलब जो लिखा हुआ होता है उसमें, उसको हम पंक्चुएशंस कहते हैं। जिसका यूज़ किस लिए होता है? इट इज़ यूज टू पॉजेस, मतलब हमको कहाँ पे पॉज लेना है, मतलब जैसे हम बोलते हैं तो बोलने की टोन से हमारे पता चलता है। लेकिन अगर कहीं जब लिखा हो तो हमको किस तरह की टोन यूज़ करनी है, मतलब रुकना है, कहाँ स्टॉप लेना है, कहाँ कंटिन्यू करना है। इसके लिए जो पॉजेस वगैरह होते हैं, ये हमारे सब पंक्चुएशन पॉजेस हो गया, स्टॉप्स हो गया, मतलब कहाँ पे हमको सेंटेंस को रुकाना है, मतलब 1-2 सेकंड का जो हम पॉज लेते हैं, या फिर सेंटेंस कहाँ खत्म करना है, इन सब के लिए हम पंक्चुएशंस का यूज़ करते हैं। अब पंक्चुएशंस के हमको प्रॉफिट्स क्या, मतलब पंक्चुएशंस का जो, मतलब पंक्चुएशंस के हमको क्या फ़ायदा हो रहा है, हमको पंक्चुएशंस राइटिंग स्किल में यूज़ करते हैं। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, ये होता है कि सेंटेंसेस जो है वो एक तो मीनिंगफुल बनते हैं। जैसे हमने सबसे पहली वाली क्लास में कुछ सेंटेंस देखे थे जिसमें विदाउट पंक्चुएशन एक सेंटेंस बना था, जिसका मीनिंग बहुत गलत निकला था विदाउट पंक्चुएशन। तो इसी तरह से अगर सेंटेंस में पंक्चुएशन हो तो सेंटेंस मीनिंगफुल भी बनता है, और दूसरी बात ये है कि जिससे हमारी रीडिंग जो होती है, रीडिंग भी अच्छी बनती है। ठीक है, तो ये सारा हुआ पंक्चुएशंस के बारे में। अब पंक्चुएशंस में कौन से पंक्चुएशंस हमने पढ़े थे, तो ये डिफरेंट तरह के पंक्चुएशंस के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने कैपिटल लेटर्स पढ़े थे। कैपिटल लेटर्स का सिंबल, जैसे कैपिटल लेटर जैसे ए, बी, सी, डी, ये सारे हमारे कैपिटल लेटर्स। फुल स्टॉप का सिंबल पता है, फुल स्टॉप में एक कैसे स्टॉप देके हमें फुल स्टॉप का सिंबल था। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का सिंबल ये है, एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल ये है, एपिस्ट्रोफी का सिंबल ये है। जैसे हम लोग ऊपर के तरफ शो करते थे वर्ड्स में, और जो कॉमा है वो नीचे में शो करते हैं। कोटेशन मार्क या तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में शो करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्लिक मतलब एक इस तरह से डैश दे के शो करते थे। कॉमा एपिस्ट्रोफी की तरह है, लेकिन इसको वर्ड्स के साथ नीचे में शो करते हैं। उसके बाद इलिप्सिस मतलब 3 डॉट्स, 3 और 4 डॉट्स से हम लोग शो करते थे, लेकिन तीनों मतलब सभी डॉट्स के बीच की जो गैप है वो इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद सेमी कॉलम के बारे में, सेमी कॉलम इस तरह से शो होता है और कॉलम इस तरह से शो होता है। उसके बाद हाइफन और डैश के बीच का हमने डिफरेंस भी देखा था। हाइफन की जो लाइन है वो डैश से थोड़ी छोटी थी और डैश की उससे थोड़ी बड़ी थी। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिम्बल्स, मतलब ये सारे पंक्चुएशंस हमने इसमें पढ़े थे। तो हम लोग 1 बाय 1 थोड़ा जल्दी में इसकी रिविजन लेते हैं, ताकि ये रिवाइज हो जाएगा। और इसके बाद की क्लास में हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। मतलब सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें आपको पंक्चुएशन के साथ उस सेंटेंस को रीराइट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कैपिटल लेटर्स के बारे में। तो देखो, कैपिटल लेटर्स में हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे। ये 3 पॉइंट्स हमने कैपिटल लेटर्स में पढ़े थे। कैपिटल लेटर्स A, B, C, मतलब अप टू Z, ये सब हमारे कैपिटल लेटर्स। तो देखो इसका यूज क्या है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है हमने कैपिटल लेटर, मतलब एवरी सेंटेंस, मतलब हर सेंटेंस जो है, हर सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहना चाहिए। जैसे जो भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, उसका जो भी सेंटेंस का जो भी पहला वर्ड है, पहले वर्ड का जो पहला लेटर है, उसको हमको कैपिटल से शो करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था, प्रोनाउन आई। ये प्रोनाउन आई जो है, आई सेंटेंस में कहीं भी आए, स्टार्टिंग में आए, मिडल में आए, या लास्ट में आए, या बीच में, कहीं पे भी आए। सेंटेंस हो, स्पीच हो, क्वेश्चन का आंसर हो, कहीं पे भी हो, लेटर लिख रहे हो, कंपोजिशन लिख रहे हो, कुछ भी लिख रही हो, तो जो आए है उसको हमेशा कैपिटल शो करना है। आंसर में भी लिखो, कहीं भी लिखो, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्ट में आए या एंड में आए, उसको हमेशा हमको कैपिटल में ही शो करना है, वो स्मॉल लेटर में नहीं शो करना है। उसके बाद प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन मतलब किसी पर्सन का नाम हो गया, पर्सन का नाम हो, या प्लेस का नाम हो, या फिर चाहे जैसे वीक्स हो, ईयर्स में जो हमारे मंथ्स होते हैं वो हो। ठीक है,
तो या इस तरह से जो भी मतलब जो प्रॉपर नाउन्स है वो अगर हमारे सेंटेंस में आते हैं, अगर स्टार्टिंग में है ऑब्वियसली फर्स्ट रूल के हिसाब से हम उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल लिखेंगे, लेकिन अगर वो कहीं सेंटर में आ रहा है या किसी सेंटेंस के एंड में आ रहा है तो भी हमको उसको उसका जो पहला लेटर है उसको जैसे कैपिटल लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लेस लिखे मुंबई, मुंबई हुआ, या फिर वीक्स जैसे संडे, जैसे मंथ्स में जैसे अगस्त, इनके सबके पहले लेटर हमेशा कैपिटल लिखना है सेंटेंस में। सेंटेंस मतलब चाहे स्पीच हो, आंसर हो, जो भी है उसमें हमको जो पहला लेटर है चाहे वो कहीं है मिडल में है, लास्ट में है, चाहे वो स्पीच के एंड में भी क्यों ना आ रहा हो, उसका पहला लेटर कैपिटल लिखना है। तो ये सब कुछ हमने कैपिटल लेटर्स में पढ़ा था, इसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे। तो अभी जो देखना है वो है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप ग्रेटेस्ट पॉज, फुल स्टॉप का सिंबल इस तरह से, ग्रेटेस्ट पॉज मतलब हर सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप होता है, मतलब सेंटेंस का जो ग्रेटेस्ट पॉज होता है वो होता है हमारा फुल स्टॉप। हर सेंटेंस के एंड में हम फुल स्टॉप, सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है कैपिटल लेटर्स के साथ और एंड होता है वो फुल स्टॉप के साथ। ठीक है, ये बेसिक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, मतलब स्टार्टिंग होगी कैपिटल लेटर के साथ, पहला वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, एंड होगा फुल स्टॉप के साथ। ठीक है होगा। उसके बाद देखो इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हमने जब इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे हमने देखा था कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा एंड होते हैं फुल स्टॉप के साथ, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में या तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होते थे या तो वो फुल स्टॉप के साथ एंड होते थे। तो फुल स्टॉप का हमने यूज इतना ही देखा था कि वो जो होते हैं वो सेंटेंस का ग्रेटेस्ट पॉज होते हैं। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा था कि सेंटेंस जो फुल स्टॉप होता है हम या तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में यूज करते थे या तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। उसके बाद हमने देखा था क्वेश्चन मार्क के बारे में। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का सिंबल, क्वेश्चन मार्क का सिंबल इस तरह से था। क्वेश्चन मार्क हम लोग बेसिकली WH क्वेश्चन हो, WH क्वेश्चन हो या वर्बल क्वेश्चन हो, और वर्बल क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क जो है वो बेसिकली WH क्वेश्चन में या वर्बल क्वेश्चन में आता है। WH क्वेश्चन मतलब WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड, जैसे व्हाट हो गया, व्हेन, वेयर, इस तरह के जो भी WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स है, ये जो जिस सेंटेंस में या जिस क्वेश्चन में हम लोग यूज करते हैं WH के, वो होते हैं WH क्वेश्चन। और वर्बल क्वेश्चन मतलब जिसमें हम आइदर यस में आंसर करते थे और नो में आंसर करते थे, मतलब इसमें आंसर जो रिक्वायर्ड होता था वो शॉर्ट में या तो यस में या तो नो में, लेकिन WH क्वेश्चन जो थे उसमें आंसर रिक्वायर्ड होता था मोर डिटेल में। इस तरह के अगर क्वेश्चन हो, इस तरह का अगर कोई सेंटेंस हो तो उसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। अभी देखना है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेशन मार्क में जो हमने पढ़े थे, एक्सक्लेमेशन मार्क जो बेसिकली यूज होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जिसमें फीलिंग्स बताना है या हमको अगर इसमें जैसे इंटरजेक्शंस का यूज करना है तो उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है। तो देखो एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो इस तरह से मतलब इनवर्स आई की तरह शो करते थे। इसमें हम लोग यूज करते थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा एंड होते थे एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, जैसे इंपेरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो थे वो एंड होते थे फुल स्टॉप के साथ। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो कभी कभी उसमें कभी कभी एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज होता था, लेकिन बेसिकली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते थे। उसके बाद हमने देखा था कि जैसे सेंटेंसेस है जिनमें इंटरजेक्शंस यूज हो रहे हैं, जैसे फीलिंग्स हो, फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, अगर ये सब कुछ हमको सेंटेंस के थ्रू बताना है, बोलते टाइम तो हम लोग बोलने मतलब किसी के कन्वर्सेशन से या किसी के बोलने का जो टोन थे उससे हम लोग उसके फीलिंग्स और उसके इमोशन समझ जाते थे। लेकिन अगर हमको कहीं रिटर्न में पढ़ा मतलब कहीं रिटर्न में लिखा है और उसको हमको अगर पढ़ते वक्त हमको ये बताना है कि उसमें किसी फीलिंग का किसी इमोशन का यूज हुआ है, तो इस टाइप के अगर सेंटेंसेस हो तो उसमें हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते थे जिसमें इंटरजेक्शंस आते थे हमारे। ठीक है, इसमें हमने एग्जांपल्स भी देखे थे। अब देखो एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी का सिंबल था इस तरह से हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज करते थे। एपोस्ट्रोफी में हमने देखा था एपोस्ट्रोफी जो था वो पोजीशन और ओनरशिप जो है उसको बताने के लिए या शो करने के लिए यूज होता था सेंटेंस में। मतलब पोजीशन और ओनरशिप का मीनिंग था अधिकार। अगर जैसे किसी के अधिकार में कोई चीज है, कोई थिंग है, तो उसको बताने के लिए हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे पोजीशन हुआ, ओनरशिप हुआ, किसी के बारे में बताना है, कोई सेंटेंस में अगर शो करना है हमको कि इस सेंटेंस में इस गर्ल से रिलेटेड या इस बॉय से रिलेटेड या किसी भी पर्सन से रिलेटेड अगर हमको कोई ओनरशिप बताना है या पोजीशन शो करना है, मतलब उसके अधिकार से रिलेटेड शो करना है, तो हम उसके लिए एपोस्ट्रोफी का यूज करते थे।
उसके बाद एपोस्ट्रोफी का और एक यूज था कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस क्या थे? कॉन्ट्रैक्शंस थे शॉर्टन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, शॉर्टन फॉर्म ऑफ वर्ड्स। इसमें हमने लॉट्स ऑफ वर्ड्स देखे थे, जैसे डिडंट, जैसे डिडंट जो है वो शॉर्ट फॉर्म मतलब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है डिड नॉट का, ठीक है। तो इसके जगह हमने एपोस्ट्रोफी लगा के उसको डिडंट बना दिया। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे एपोस्ट्रोफी का यूज करके, जिसमें हमने वर्ड के शॉर्टन फॉर्म यूज किए थे, ठीक है। तो ये हुआ एपोस्ट्रोफी के बारे में। अब देखना है कोटेशन मार्क के बारे में। कोटेशन मार्क कहाँ आता है? कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क को हम दो तरह से यूज करते हैं, या तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, कोटेशन मार्क को इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं, ठीक है। तो या तो उसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी शो करते हैं, या तो हम उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी शो करते हैं। कोटेशन मार्क का सबसे बड़ा यूज कहाँ होता है? किस तरह के सेंटेंसेस में होता है? इस तरह के सेंटेंसेस जो कि सेंटेंस किसी ने बोला हुआ हो, ठीक है, किसी ने अपने तरफ से सेंटेंस या कन्वे हुआ हो, या किसी का बोला हुआ कोई स्टेटमेंट हो, उस तरह के स्टेटमेंट्स में हम लोग कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। लेकिन उसमें हमारा जो स्पीकर रहता था या फिर उसने जो भी बोला है वो सब कुछ जो रहता है, उसका जो बोला हुआ स्टेटमेंट है उसको हम लोग एक कोटेशन मार्क के अंदर लिखते थे, और स्पीकर को और वर्ब को हम लोग उसके बाहर, जैसे स्पीकर और वर्ब जो था उसको हम लोग कोटेशन मार्क के बाहर लिखते थे, और जो सेंटेंस था मतलब स्पीकर ने जो सेंटेंस बोला है, वर्ब जैसे हमारे थे से, सेड, इस तरह के जो भी, या फिर आस्क, इस तरह के जो भी वर्ब्स थे उन सभी को हमने कोटेशन मार्क के बाहर लिखा था, और स्पीकर का जो बोला हुआ पूरा स्टेटमेंट था, वो पूरा सेंटेंस जो है उसको हम कोटेशन मार्क के अंदर में लिखते थे, ठीक है। इतना छोटा सा सिंपल सा यूज था कोटेशन मार्क का। किस तरह के सेंटेंस? जैसे सेंटेंस जो किसी ने बोले हुए है, ठीक है। उसके बाद देखना है ऑब्लिक के बारे में, ठीक है। ऑब्लिक, ऑब्लिक, तो देखो ऑब्लिक का यूज, ऑब्लिक की जो सिंबल था वो सिंपल से एक डैश थी। ऑब्लिक का यूज करते थे हम आइदर, मतलब ऑब्लिक का यूज था वो और के रिप्लेसमेंट में यूज करते थे हम लोग, ठीक है। इसका यूज था और के रिप्लेसमेंट में हम ये ऑब्लिक का यूज करते हैं। जैसे कोई स्टेटमेंट है, कोई सेंटेंस है जिसमें अगर हमको लगाना है, मतलब और की हमको नीड नहीं, या फिर अगर हमको और को ओमिट करना है या हमको और लगाना नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था हीज और हर, जैसे बॉय और गर्ल, इस तरह के अगर कुछ हमको सेंटेंस बनाने हैं और हमको अगर वहाँ पे और नहीं लगाना है, तो ऐसे केस में हम ऑब्लिक का यूज करते थे। इसके अलावा ऑब्लिक का यूज और कहाँ होता था? ऑब्लिक का यूज होता है मैथ्स। मैथ्स में जैसे अगर हमको पर शो करना है, पर मतलब जैसे कि अगर हमको बताना है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो देखो इस तरह के मैथमेटिक के इसमें भी हम ऑब्लिक का यूज करते थे। इसके अलावा ऑब्लिक का यूज हम लोग करते थे फ्रैक्शंस के लिए, जैसे 2/3 बताना है या 4/6 बताना है, इस तरह के मैथमेटिक्स के इसमें भी हम ऑब्लिक का यूज करते हैं। इसके अलावा ऑब्लिक का यूज और हमने दो जगह देखा था, पहला और इसके अलावा जैसे हमारी अगर गूगल की वेबसाइट है, गूगल की वेबसाइट में हम लोग जैसे www.http:// तो ये जो स्लैश थी ये हमारा ऑब्लिक का साइन है जो हम लोग गूगल के URL में भी यूज करते थे। इसके अलावा एक लास्ट यूज हमने देखा था, जैसे अगर हमको किसी की डेट ऑफ बर्थ बतानी है जिसमें ऑब्लिक यूज होता था, जैसे 2/5/2000, इस तरह के इसमें भी हम ऑब्लिक का यूज करते थे। अब इसके बाद कॉमा, देखो कॉमा, कॉमा का सिंबल ऐसा था। सबसे ज्यादा पॉइंट्स हमने कॉमा में ही देखे थे। कॉमा का सबसे पहला यूज जो हमने देखा था वो देखा था हमने टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, मतलब टू इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कंजंक्शन के साथ ज्वाइन हुए हैं, वहाँ पर अगर वो कंजंक्शन के साथ ज्वाइन हुए तो पहला सेंटेंस खत्म होने के बाद और कंजंक्शन के पहले हम लोग कॉमा लगाते थे, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कंजंक्शन के साथ ज्वाइन हुए हैं, वैसे केस में हम कॉमा का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंटेनिंग लिस्ट, ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें बहुत सारी लिस्ट है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि ट्रीज से हमें क्या क्या मिलता था, प्लांट मिले, मतलब ट्रीज से हमें मिला था पेपर, मिला था पेपर। उसके अलावा हमको मिला था गम, जैसे रबर, वुड, मेडिसिन,
इतना सब कुछ मतलब एक लिस्ट लिखी थी हमने, एक सेंटेंस में पूरी लिस्ट बनाई थी, तो जिसमें हर वर्ड के बाद हमने कॉमा लगाया था। लेकिन उस टाइम भी मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि अगर सपोज एक सेंटेंस जैसे मेडिसिन एंड लिखा था, उसके बाद मैंने परफ्यूम लिखा था, ठीक है। तब मैंने आपको बोला था कि अगर सपोज सेंटेंस अगर लिस्ट लिखी है लेकिन अगर उसमें एंड आया है तो एंड के पहले और एंड के बाद में आपको कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है। तो जैसे अगर हमको किसी सेंटेंस में अगर लिस्ट बतानी है बहुत सारे, जैसे हमको मंथ्स बताना है कि ये मंथ्स मेरे फेवरेट है, अगर सेंटेंस में किसी ने आपको पूछा कि आपके कौन से मंथ्स फेवरेट है, तो आप बोलोगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई, तो उसके बीच में आप लोग कॉमा लगाते जाओगे, ठीक है। और लास्ट में अगर आप बोलोगे एंड दिसंबर, तो एंड के पहले और एंड के बाद आपको कॉमा नहीं लगाना है। उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज, अगर सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों है तो डिपेंडेंट क्लॉज के बाद और इंडिपेंडेंट क्लॉज के पहले आपको कॉमा लगाना है, या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद और डिपेंडेंट क्लॉज के पहले कॉमा लगाना है, ठीक है, मतलब दोनों के बीच में। उसके बाद रिपीटेशन ऑफ सब्जेक्ट, अगर आपको ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट बार बार रिपीट हो रहा है तो वैसे केस में सब्जेक्ट की रिपीटेशन को अगर आपको अवॉइड करना है तो वैसे केस में भी आप कॉमा लगा सकते हो। कहाँ पर? ऐसा सब्जेक्ट है जिस मतलब ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे केस में सब्जेक्ट को जो है अगर हमको अवॉइड करना है तो वैसे केस में हम कॉमा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखा था यस नो टाइप के वर्बल सेंटेंस। यस नो टाइप के वर्बल सेंटेंस देखे थे जिसमें या तो यस या तो नो पे सेंटेंस खत्म होता है। लेकिन अगर ऐसी कोई केस है जिसमें हमको यस और नो के बाद सेंटेंस को और आगे कंटिन्यू करना है तो वैसे केस में यस और नो के बाद कॉमा लगाना है और उसके बाद सेंटेंस को आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ऐसे केस में भी कॉमा यूज हुआ था। उसके बाद देखा था सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे व्हेन, वेयर, शुड, ये सब जैसे शुड देखा था, और बहुत से जैसे बिकॉज, स्टिल, सिंस, ये सब जो थे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हमने देखे थे। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ है तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ सेंटेंस और मेन क्लॉज के पहले आपको कॉमा लगाना है, ठीक है। मतलब अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है तो स्टेटमेंट के बाद और मेन क्लॉज जो है सेंटेंस का उसको स्टार्ट होने से पहले आपको कॉमा लगाना है। इसके बाद हमने कॉमा और एक यूज देखा था, अगर हम किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी थिंग को संबोधित करके अगर कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो उस पर्सन का नाम अगर सेंटेंस में पहले आया हो तो नाम के बाद कॉमा लगेगा और सेंटेंसेस के पहले। लेकिन अगर सेंटेंस खत्म होने के बाद एंडिंग में पर्सन का नाम हो तो सेंटेंस खत्म होने के बाद और पर्सन के नाम के पहले कॉमा आएगा। देखा, पर्सन का नाम अगर सेंटेंस में पहले आ रहा हो तो पर्सन के नाम के बाद कॉमा आएगा और लास्ट में सेंटेंस आएगा। लेकिन अगर सेंटेंस पहले आया है और पर्सन का नाम बाद में आया है तो सेंटेंस के बाद कॉमा आएगा और पर्सन के नाम के पहले कॉमा आएगा। तो देखो, कॉमा के लिए हमने इतने सारे पॉइंट्स पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ी थी एलिप्सिस। सबसे छोटा और सबसे सिंपल यूज था एलिप्सिस का। एलिप्सिस मतलब अगर हमको इस तरह से 3 डॉट्स शो करने और इसके अलावा या तो 4 डॉट्स, ठीक है, लेकिन इनके बीच की जो गैप है वो हमेशा सेम रहनी चाहिए, ठीक है। इसके बीच की गैप ये एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से एलिप्सिस शो नहीं होते, ठीक है। इनके बीच की जो गैप है वो हमेशा सेम रहनी चाहिए। अब इसका यूज क्या था? ओमिशन ऑफ वर्ड्स, सिंपल और सबसे छोटा यूज। अगर हमको सेंटेंस में कहीं पे वर्ड्स को ओमिट करना है, वर्ड्स या तो सेंटेंस, ठीक है, या तो वर्ड को ओमिट करना है या तो सेंटेंस को ओमिट करना है, तो ऐसे केस में हम लोग एलिप्सिस का यूज करते हैं। लेकिन मतलब एक कंडीशन है उसमें भी कि उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। उस सेंटेंस का मीनिंग बिना चेंज किए हमको उसमें एलिप्सिस का यूज करना है, वर्ड्स ओमिट करना है, एलिप्सिस का यूज करना है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने पढ़े थे सेमीकोलन, कोलोन, हाइफन और डैश। सेमीकोलन और कोलोन को साइमल्टेनियसली पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था हाइफन और डैश को। तो पहले सेमीकोलन और कोलन देखते हैं। तो देखो सेमीकोलन और कोलन के बारे में। सेमीकोलन का सिंबल इस तरह से एक डॉट और एक कॉमा, ये सेमीकोलन का सिंबल है और कोलन का सिंबल है 2 डॉट, ठीक है, 2 सिमिलर डॉट विद गैप, ठीक है। तो ये सेमीकोलन और कोलन। अब देखो सेमीकोलन का यूज कहाँ था ना? टू सेंटेंस कंजंक्शन अवॉइड। अब ये क्यों लिखा है? जब पढ़े थे तब देखा था, अगर कोई 2 सेंटेंसेस हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है, जो भी है, जो कंजंक्शन के साथ ज्वाइन हुए, बेसिकली इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो ऐसे 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज के सेंटेंसेस है जो कंजंक्शन के साथ ज्वाइन हुए हैं, लेकिन
अगर हम ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमको कंजंक्शन की नीड तो है लेकिन फिर भी हम उसको ओमिट कर रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो वैसे केस में हम उसको सेमीकोलन के साथ ज्वाइन करते थे। मतलब जो कंजंक्शन था, कंजंक्शन को रिप्लेस करके हम उसके जगह पे सेमीकोलन का सिंबल डालते थे। ये हमने सेमीकोलन में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कोलन। कोलन में देखा था लिस्ट, कोटेशन, एग्जाम्पल या एम्फेसिस। अगर हमको सेंटेंस में बताना है, अगर हमको किसी लिस्ट के बारे में बताना है तो हम पहले डॉट देते थे, उसके बाद लिस्ट बनाते थे। लिस्ट में भी कॉमा याद रखना है, भले ही ये कोलन के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन कॉमा हमारा लिस्ट में यूज होता है तो उसके बारे में भी याद रखना है। जैसे ये सिंबल कोलन का, जैसे अगर हमको सेंटेंस में लिस्ट बताना है, या कोटेशन। कोटेशन मतलब अगर हमको सेंटेंस किसी का बोला हुआ है, जैसे लिखा हो राम रोट, तो इसके बाद हम लोग कोटेशन मार्क देंगे और उसने जो भी लिखा है वो सेंटेंस हम यहाँ पे लिखेंगे लेकिन कोटेशन मार्क के अंदर। उसके बाद अगर हमको एम्फेसिस बताना है, एग्जांपल्स बताना है, तो उसमें भी हम कोलन का यूज करते थे। ठीक है, तो अब देखो हाइफन और डैश के बारे में। हाइफन का सिंबल, हाइफन की जो लाइन है वो डैश से छोटी बनाना है। ठीक है, हाइफन का यूज बहुत छोटा था। हाइफन को हम एज ए कॉम्बिनेशन साइन यूज करते, जैसे अगर हमने लिखा था फादर इन लॉ, ठीक है, या फिर जैसे हमने लिखा था रिसाइकल। तो इस तरह के अगर वर्ड्स है उसमें ये जो हमारी जो लाइन यूज होती है ना, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन साइन, जो मतलब एज ए कॉम्बिनेशन साइन मतलब हमारी हाइफन। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद हमने लास्ट में डैश देखा था। डैश के यूज थे, या तो उसको एम डैश के यूज मतलब एम डैश के फॉर्म में यूज करते थे या तो एन डैश के। एन डैश का यूज था यानी स्ट्रॉन्ग इंटरप्शन। एम डैश का मीनिंग है स्ट्रॉन्ग इंटरप्शन, मतलब अगर हमको सेंटेंस दिया है, सेंटेंस में हमको स्ट्रॉन्ग इंटरप्शन शो करना है तो हम उसके लिए एम डैश यूज करते थे। एम डैश और एन डैश मतलब इसी तरह से शो होती है लेकिन यूज अलग अलग है। अगर वो स्ट्रॉन्ग इंटरप्शन शो कर रही है सेंटेंस में तो हम उसको एम डैश बोलेंगे, लेकिन अगर जैसे नंबर रेंज शो करे, जैसे अगर नंबर रेंज होगी 70 से 80 हो गया या 100 से 200 हो गया, इस तरह से अगर हमको नंबर रेंज शो करना है तो उसको बोलते थे एन डैश। तो ये सब कुछ हमने पंक्चुएशन मार्क्स में पढ़ा था, मतलब पंक्चुएशन में पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्लास में हमको इसकी रिवीजन देखना है। रिवीजन में मैंने स्टार्ट में बोला था कि जैसे सेंटेंस दिया होगा, सेंटेंस में कुछ मतलब मिस्टेक्स होगी, उसमें आपको मिस्टेक्स नहीं मतलब कुछ उसमें पंक्चुएशन ऐड करके आपको सेंटेंस को रीराइट करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो थैंक यू।